चैप्टर का नाम दिखाई दे रहा है क्या? इज द चैप्टर विजिबल टू ऑल ऑफ यू? जस्टिफाई मी। मुंह से आवाज आना चाहिए, ठीक है? बैठा है सब आराम से। सोने बैठा है या पढ़ने बैठा है? देखते जाना यहाँ पर। सम ऑफ द टर्म्स आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। यू हमें बेटर नो पढ़ाया लगता है। हु इज दिस वन। पढ़ा। लेट मी शो यू। डू यू नो द टर्म रे? रे क्या होता है बताओ तो। अगर एक सोर्स ओ से निकलता हुआ एक रे इमिट होता है, एंड सच दैट इसको अगर प्रोलॉन्ग कर दें मतलब इसको और भी एक्सटेंड कर दें तो ये और भी दूर तक जाएगा। और भी एक्सटेंड कर दें तो और भी दूर तक जाएगा। ऐसा होगा ही नहीं होगा बताओ? ऐसा होगा ना। इसको हम चाहे तो और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे सपोज दैट यहाँ पर हियर इट इज अ बल्ब। यू बेटर नो, यू बेटर हैव सीन अ बल्ब अराउंड यू। तो व्हाट हैपेंस, इससे क्या होता है बेसिकली? इल्यूमिनेशन आता है। इल्यूमिनेशन होने का मतलब लाइट रेस निकलती है चारों तरफ। ओके, light rays keep on going. So what basically happens here? If light rays are evolving, it will go in every direction. होगा रिसु? रिसु, are you there? Are you there or not? तो उसी में से एक निकलता हुआ रे, ईशान रे, दिख रहा है बुआ? उसमें से एक निकलता हुआ रे को हम लोग ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान से देखना, क्या ये रे आगे भी जाएगी और भी आगे जाएगी? इसका मतलब कैन आई से दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन। यस और ये सर। ना कि सिर्फ पी ना कि क्यू बल्कि आर बी एस बी टी बी और भी दूर तक जा सकता है। इसका मतलब क्या? कैन आई जस्टिफाई दैट रे हैज अ पॉइंट ऑफ इनिशिएशन, मतलब किसी न किसी पॉइंट से इनिशिएट होता है और इट कैन एक्सटेंड अप टू इनफाइनाइट। इट कैन एक्सटेंड अप टू इनफाइनाइट इन ऑल द डायरेक्शंस इट कैन अप्रोच। हर एक डायरेक्शन में ये अप्रोच कर सकता है। दैट मीन्स व्हाट यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस वन, that ray has a definite, a ray has definite, tell me, source where it is emitted, and इस रे का एक ही डायरेक्शन में जाने का लक्षण होता है। इसका मतलब क्या? द रे कैन प्रोपागेट इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, बल्कि बैकवर्ड डायरेक्शन में ये कभी नहीं जा सकता। अभी देखा है, कोई देखा है क्या कि बल्ब के पीछे भी लाइट जा रहा है? ऐसा होता है क्या? नो सर। नो। तो इसका मतलब क्या? ए रे हैज अ डेफिनेट पाथ एंड इट कैन एक्सटेंड अप टू इनफाइनाइट। यहाँ भी इनफाइनाइट तक जा सकता है, यहाँ भी इनफाइनाइट तक, यहाँ भी इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक मतलब कितना दूर तक जाएगा रे, इसका कोई आइडिया नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू सम फैक्ट अबाउट। लेट मी शो यू हियर। इफ a ray is there, here it is O, here is the point P, okay, and here is another ray which is OQ। तो रे को लिखने का तरीका क्या होता है? क्योंकि इसको ये एक ही डायरेक्शन में प्रोपागेट कर सकता है, तो आई कैन राइट ओ रे ओपी एज लाइक दिस वे। मतलब क्या? इस पॉइंट से ऑरिजिनेट हुआ और ये इस साइड में जा रहा है। जा रहा है मतलब ये अप्रोच करते जाएगा अप टू इनफाइनाइट तक। इधर भी रे ओ क्यू क्या होगा? अप टू इनफाइनाइट तक अप्रोच कर सकता है। अब ध्यान से देखो, क्या ये इंटरसेक्शन पॉइंट है? क्या ये रे ओपी का और ओ क्यू का मिलने वाला पॉइंट ये है? इज इट? So this is what we call intersection point. This is what we call intersection point of rays. So you can easily see here, this is basically intersection point. अब ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो, यहाँ पर देखो कुछ फॉर्म हुआ है। मतलब लगता है तुमको कि यहाँ ऐसे एलिवेशन हुआ है, पहले ऐसे था, अब देखो इसके बीच में यहाँ से ऊपर की ओर उठा है। तो लगता है तुमको कि ये रे यहाँ से उस साइड उठा है। सो आई कैन से ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको बना हुआ ना, ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, दिस रीजन, दिस इज व्हाट वी कॉल एंगुलर रीजन। ओके,
एंड ये जो तुम्हारा फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज व्हाट वी कॉल एंगल। ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज व्हाट वी कॉल एंगल। सिंपली आई नीड टू राइट द नेम हियर, एंगल। अब देखना एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम रे, ये एंगल अगर है तो इसका नाम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, देखना ये P से O तक गया, फिर O से Q तक गया। सो आई नीड टू राइट हियर POQ। POQ रेफर्स टू कि P से कहाँ तक जा रहा है। हालांकि रे का अगर डायरेक्शन पूछे तो O से P की तरफ जा रहा है, उसी तरह से रे का डायरेक्शन O से Q की तरफ जा रहा है। बट अगर हमको एंगल को मेंशन करना होगा, मतलब दिस एंगल को अगर हमको मेंशन करना होगा, तो विल राइट हियर एंगल POQ। एंगल का फॉर्मेशन देखो क्या पॉइंट O पर हुआ है ना, इज दिस द पॉइंट वेयर एंगल इज फॉर्म्ड। तो जहां पर एंगल का फॉर्मेशन होता है उसको बीच में रखते हैं हम लोग, ठीक है, दिस इज इट। नेक्स्ट आता है, इसको हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, हम लोग चाहें तो इस डायरेक्शन से भी लिख सकते हैं, QOP। क्या बोले, या तो POQ लिख दो, या फिर QO और P लिख दो। तो यू कैन राइट हियर एंगल QOP। सो आई कैन राइट इन बोथ वेज। अब दूसरा तरीका है, जो गरीब लोग है उसके लिए, देखना डायरेक्ट एंगल ओ भी लिख सकता है वो, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आए तो जहां पर एंगल का फॉर्मेशन हुआ है उसको भी डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं। तो इतना तो हमको लगता है आना चाहिए। अब जो काम है उसको चलते हैं लेकर के। टाइप्स ऑफ एंगल्स पता होगा सबको क्या। टाइप्स ऑफ एंगल्स एक बस ब्रीफ आइडिया दे देते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, हमको बताओ एंगल का मेजरमेंट हम लोग किस में करते हैं, डिग्री में ना। अरे हाँ या ना, क्या एंगल का मेजरमेंट डिग्री में करते हैं। यस सर। यस हाँ सर। तो देख, हाँ तो देखना ध्यान से। अगर एक एंगल को हम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, इट इज POQ। क्या ये 90 डिग्री से छोटा है ना, 90 डिग्री से लेस है। तो वैसा एंगल जो 90 डिग्री से लेस हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, किसी को पता है तो। दे आर कॉल्ड सिंपली एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। अब 90 बोलोगे कहाँ पर आता है, देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसके ऊपर पूरा का पूरा 180 डिग्री। अगर इसको हाफ बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल होता है दिस इज व्हाट वी कॉल 90 डिग्री। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल 90 डिग्री। तो बचा हुआ एंगल जो है वो भी क्या होगा, ये भी अपना 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल को उठा करके अगर वहां पर लेके जाते हैं हम लोग, देखना इस एंगल को सपोज दैट उठा करके यहाँ पर लेके गए, तो क्या ये 90 से लेस है या नहीं है, बताओ। 90 तो यहाँ तक ना पुर रहा था, यहाँ से उठ के यहाँ यस पर सर। जाता तो 90 होता, ये तो पहले ही रह गया ना, पहले ही रह गया, इसका मतलब 90 से लेस है। तो इसका मतलब सच टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड, टेल मी, सच टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एक्यूट। एंगल। हाँ एक्यूट एंगल। ओके, एंगल। सो दिस इज व्हाट एन एग्जांपल ऑफ एक्यूट एंगल। नाउ इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा, क्या होगा जब एग्जैक्टली मेजरमेंट 90 डिग्री हो जाए। तो सच टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड, ओ इज दिस वन, सच टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। ये अगर 90 डिग्री हो, यू बेटर नो दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। एंगल का मेजरमेंट कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। याद रखना एंगल को हम लोग थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं थीटा का वैल्यू कितना, 90 डिग्री। दिस symbol is read as theta. The symbol is read as theta. Srishti, are you there? Srishti, are you there? Reply me first. तो राइट एंगल के बाद आता है थर्ड वाला पोर्शन, देखना क्या होगा अगर एंगल का फॉर्मेशन ऐसा हो जाए। सबको पता है ये कौन सा एंगल, बताओ तो। दिस एन एग्जांपल ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। ऑप्टिव्स, ऑप्टिव्स एंगल। क्यों, क्योंकि ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। 180 कैसा होता है, 180 अगर यहाँ तक पहुंच जाता स्ट्रेट तो एंगल। बोलते कि ये, हाँ ये बोलते कि 180 है, लेकिन ये 180 से तो पहले ही रह गया क्या। सच एन एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज ऑप्टिव्स एंगल।
हाँ ऑब्ट्यूज एंगल, अगर इसको थीटा से रिप्रेजेंट करें, क्या बोल सकते हैं, ये थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। Yes, sir. सब गधा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री ना। टेल मी टेल मी टेल मी, थीटा इज ग्रेटर देन, हाँ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। सो दिस इज द स्टिपुलेशन फॉर ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूज एंगल के बाद बताओ क्या होता है अगला एंगल, ऐसा। हाँ दिस टाइप ऑफ एंगल इज सेड टू बी रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। इसका मतलब ये 180 जो था, 180 यहाँ तक आता, आता ना, 180 से बड़ा, हालांकि Yes, उसके sir. पहले 180 को ही कर देना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर इस स्ट्रेट लाइन को बढ़ा दें, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस बार, क्या इसका मेजरमेंट 180 डिग्री होगा? कैसे पता चला? एक पॉइंट के चारों ओर बताओ कितना डिग्री होता है? 360. 300, हाँ 360। तो ऊपर भी 180, नीचे भी 180, तो टोटल मिला के हो गया ना 360। 360. सो क्लियरली अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब हाफ साइड के बारे में अगर बात करें, तो सच एंगल इज सेड टू बी स्ट्रेट Straight एंगल। angle. हाँ यू बेटर नो, दिस इज सेड टू बी स्ट्रेट Straight एंगल। angle. नेक्स्ट, हाँ इसका मेजरमेंट डायरेक्टली क्या होगा, थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं डायरेक्टली, कितना होगा बताओ? 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का कंडीशन कैसा होगा, ये गया ये गया, इसका मतलब देखो क्या ये 180 से बढ़ गया ना आगे, Yes, sir. ये 180 यहाँ से यहाँ तक होता, लेकिन ये तो, ये जो रे है ये ऐसे हो गया ना, धीरे धीरे होते 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 कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, दिख रहा है, यहाँ पर Yes, पहुंच गया। sir. इसका मतलब Yes, अब sir. एंगल यहाँ से यहाँ तक बन गया, इसका मतलब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। तो बोल सकते हैं अगर ये एंगल थीटा है तो बोल सकते हैं दिस थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री 180 बट degree. लेस देन 360 360 degree. डिग्री होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, रिफ्लेक्स के बाद आता है कंप्लीट एंगल। व्हाट डू वी से, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल नाम से ही पता चल रहा है जब एंगल पूरा कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ वापस पहुंच गया, इसका मतलब इज इट नाउ 360 डिग्री। तो थीटा degree. का वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग, 360 डिग्री होगा। अब चलते हैं अपने दुनिया में, ठीक है, जो चैप्टर है उसके दुनिया में। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये एक दूसरा स्ट्रेट लाइन है, ओके, इसको कोई तीसरा लाइन कट कर रहा है, क्या कहे, इसको कोई दूसरा लाइन कट कर रहा है। अब ये इस तरह से है कि ये दोनों लाइंस जो है ना पैरेलल है। अगर ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, उससे पहले ये बता देते हैं पैरेलल लाइंस क्या होता है। रेलवे का पटरी कौन कौन देखा है बताओ, सब कोई देखा होगा, देखा है क्या वो स्ट्रेट लाइन जाता है, Yes, इधर sir. भी स्ट्रेट लाइन जाता है, Yes, क्या sir. कभी वो इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देता है क्या? नहीं ना। No, sir. हाँ अरे वो कभी भी इंटरसेक्ट करते हुए तो नहीं दिखाई देता है। तो इसका मतलब कहना इससे, उसको बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो, कहीं भी इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं दिखाई देगा। चाहे तो पीछे भी बढ़ा सकते हैं, लोग वहां भी बढ़ा दिए, इसको भी पीछे भी बढ़ा दिए, इंटरसेक्ट किया क्या? नहीं ना किया। इसका मतलब पहले जो साइज था उसको वैसा ही कर देते हैं क्या? इसका मतलब ये दिख गया कि आगे बढ़ाने पर इसको भी बढ़ा, देखना क्या क्या किए, इस लाइन को भी, ये जो ऊपर वाला लाइन है इसको भी आगे बढ़ाए, नीचे वाला लाइन को भी आगे बढ़ाए, ठीक है, और बढ़ाए और बढ़ाए, कभी इंटरसेक्ट किया? नहीं ना। लेकिन इसका मतलब ये पता चल गया कि कहीं भी दूर तक बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट करने का मतलब था कट करना, कट तो नहीं किया। तो सच टाइप्स ऑफ लाइन आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। एक काम करते हैं, इसको ओरिजिनल शेप में लेते आते हैं तब, ठीक है, सच लाइंस आर कॉल्ड, टेल मी, पैरेलल लाइंस। इसके ठीक अपोजिट में एक लाइन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये देखो एक दूसरे से कट कर रहा है ना, इफ दिस इज लाइन एल दिस इज एम, तो बोल सकते हैं ये कैसा लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बोल देंगे क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड द फर्स्ट वन इज सेड टू बी पैरेलल लाइंस।
अगर ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, तो लिखा जाता है पैरेलल लाइंस को कैसे, एल इज पैरेलल टू एम। ओके, एल इज पैरेलल टू एम। इंटरसेक्टिंग लाइंस को लिखने का कुछ खास तरीका नहीं है। तो अब ध्यान से देखना, मान लेते हैं ये दोनों लाइन क्या था, बताओ कैसा था। ये जो लाइन था एल और एम, कैसा लग रहा है तुमको, पैरेलल लाइंस है या नहीं है? अरे इसको कहीं भी बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ाएंगे, कभी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जैसे नदी का दो किनारा मिलता है क्या कभी आपस में? नदी मान लो जा रहा है, नदी अगर जा रहा है तो कभी कोई किनारा मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। अगर मिल गया तब तो नदी ही खत्म हो गया वहां पर। इस पॉइंट पर अगर मिल गया तब तो नदी खत्म हो गया ना। लेकिन अगर नदी चल रही है तो कभी वो किनारा मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। तो उसी तरह से पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में नहीं मिलती है। तो आई कैन फर्दर से हियर कि अगर ये लाइन एल और एम पैरेलल लाइंस है, इसको मान लेते हैं कोई दूसरा लाइन टी। इस टी ना, ये जो लाइन टी है जो इसको भी और इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट पी पर, ये पॉइंट क्यू पर, दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो बोलो बोलो। दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। क्या क्या बोले बताओ तो भैया, क्या क्या? ये किसका है आवाज? क्या क्या बोले बताओ तो। दो लाइंस पैरेलल है, उसको कोई तीसरा लाइन कट करता है, जो तीसरा कट करने वाला लाइन है उसी को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। हाँ, तो अब इस केस में देखना जो एंगल्स बन रहा है, क्या लगता है तुमको कि ये भी एंगल बन रहा है, ये भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सारा जगह एंगल बन रहा है ना। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एंगल्स को हम डिस्क्राइब करने का कोशिश करते हैं। ये तो दिख लिया यहाँ तक कंसेप्ट। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स को हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करने का कोशिश करते हैं। ओके, ये रहा तुम्हारा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एंगल्स। ओके, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एंगल। देखते जाना यहाँ पर। वेरी फर्स्ट नाम लिखते हैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ध्यान से देखना। क्या ये लाइन एल था, ये लाइन एम था, दोनों पैरेलल था, इसको कोई एक तीसरा लाइन कट किया। कट करने के बाद देखना यहाँ पर जो एंगल है और यहाँ पर जो एंगल है, क्या दोनों सेम टाइप का है? ये एंगल बताओ तो, इस ट्रांसवर्सल लाइन के ये एंगल राइट साइड में है, ये एंगल भी ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में है, और ये एंगल भी इस लाइन के ऊपर है, ऊपर ऊपर बना है। ये एंगल भी, ये जो लाइन एम है इसके ऊपर बना है। इसका मतलब बताओ तो क्या क्या दिख रहा है? ट्रांसवर्स, ये एंगल और ये एंगल ट्रांसवर्सल के राइट साइड और ऊपर है। क्या क्या बोले, राइट साइड और ऊपर है। तो हूबहू एक जैसा है ना। So this angle, this type of angle are called corresponding angles. इसका नाम दे देते हैं, if this is angle 1 and this is angle 2, तो angle 1 और angle 2 हमेशा इक्वल होगा because they are corresponding angles. Okay, got it. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है देखना, इस वाला एंगल का नाम दे देते हैं, मान लेते हैं 2 है, और इस वाला एंगल का नाम दे देते हैं, मान लेते हैं 3 है। क्या हूबहू एक जैसा है ना? हूबहू एक जैसा है ना। यस देखो सर। ना, हाँ ये एंगल लेफ्ट साइड है, ये एंगल भी लेफ्ट साइड है, ये एंगल ऊपर है, देखो ना इस लाइन के ऊपर है, ये एंगल भी लाइन के ऊपर है। तो आई कैन से कि ये दोनों भी बिल्कुल एक जैसा है। सो इट इज एंगल 2 विच इज इक्वल टू एंगल 3। गॉट इट, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट आता है कि अगर हम इस इसको डिफाइन करते हैं, देखना ये अगर एंगल 4 है और ये एंगल 5 है, क्या 4 और 5 एक जैसा है ना? दिस इज ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसका बता देना कहाँ पर होगा, क्या इसका ये वाला होगा या नहीं होगा, हाँ या ना बताना। इस वाले एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला होगा या नहीं होगा? मतलब अगर यस उसका सर। नाम से 6 दे देते हैं, इसका नाम 7 तो होगा। आई कैन से 6 इज इक्वल टू 7। ऑल ऑफ देम आर, ऑल ऑफ देम आर
corresponding angles. Okay, all of them are simply corresponding angles. ओके, नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट इसको फिर से हम उठाएंगे यहाँ पर, और उसी डायग्राम को फिर से पुट कर रहे हैं। यही था ना, ये बी नंबर देखना। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक आता है सेकंड वाला, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पता है ये ज्योमेट्री अगर सीख गया तो क्लास 9th और 10th तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अल्टरनेट मीन्स होता है बाहर की तरफ का, अल्टरनेट मीन्स होता है उल्टा, ठीक है। और एक्सटीरियर मीन्स होता है बाहर की तरफ का। तो बाहर की तरफ का मतलब हमको लगता है अगर ये एंगल को कंसिडर करते हैं एंगल वन, तो क्या लगता है ये एंगल उसका अपोजिट होगा। अपोजिट अल्टरनेट मीन्स ठीक उल्टा। कैसे पता चला कि यही होगा? देखो ना, इसका पोजीशन को जज करो एंगल वन का। क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में है? और इस लाइन के किधर है, ऊपर या नीचे है? ऊपर है या नीचे है? ऊपर। रिप्लाई, हाँ ऊपर है। और इसका पोजीशन देखो तो, क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में है और और नीचे? नीचे है। तो, तो हर तरीके से उल्टा हो गया ना। इसका पोजीशन क्या बोले, राइट साइड और ऊपर, इसका लेफ्ट ऊपर साइड और नीचे नीचे। होगा ना। हाँ, तो इसका मतलब ठीक अल्टरनेट है ये। अल्टरनेट है मतलब बोल सकते हैं एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। यहाँ पर ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट। और ये क्या एक्सटीरियर है क्या? क्या इस लाइन यस। से बाहर की तरफ है, इस लाइन से ये भी बाहर की तरफ है, इसका मतलब ये एक्सटीरियर है। अरे लाइन का अंदर वाला रीजन पता है कौन है, ये वाला अंदर वाला रीजन है, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा, ये बाहर रीजन है, बाहर वाला रीजन है, ये सब बाहर वाला रीजन है। तो बताओ वो अंदर है या बाहर है? बाहर। हाँ, ये क्या है, ये बाहर है, तो बोल सकते हैं एक्सटीरियर। अल्टरनेट है और एक्सटीरियर भी है। चल अब बताना इसका। आई कैन फर्दर से हियर, इसका बताओ कौन सा होगा। अगर मान लेते ये एंगल थ्री है, तो क्या इसका ये वाला होगा या नहीं होगा, ये बताना। सर एंगल होगा। थ्री का एंगल फोर होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो बोल सकते हैं एंगल थ्री का एंगल फोर होगा। कैसे पता करते हैं बताओ? बस पोजीशन को डिटरमाइन करके देखना, ये वाला लेफ्ट साइड है और ऊपर है, और ये वाला राइट साइड और नीचे है। किसके नीचे है और किसके राइट साइड है? ट्रांसवर्सल लाइन के ये वाला लेफ्ट साइड है, और ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड है। ये वाला ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, और ये वाला एंगल इस लाइन के नीचे है। देखो ना, ये वाला इस लाइन के नीचे आ रहा है ना, और ये वाला इस लाइन के ऊपर आ रहा है। दिखा? थ्री वाला ऊपर, फोर वाला नीचे, ठीक है। ये वाला राइट लेफ्ट साइड और ये वाला राइट साइड, ये लेफ्ट और ये राइट। तो पोजीशन तो दिख गया ना, दे आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंड यू नो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू इच अदर। नेक्स्ट आता है थर्ड कैटेगरी, उसको भी लिख रहे हैं यहाँ पर। थर्ड कैटेगरी फिर से देखते जाना। इसमें चलेंगे हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसमें अल्टरनेट तो होगा, बट क्या होगा, बट क्या होगा बताओ? वो कैसा होना चाहिए, इंटीरियर होना चाहिए। अल्टरनेट होगा बट इंटीरियर होगा। अब इसका कैसे होगा, देखना। ये अगर मान लेते हैं एंगल वन है, तो इसका ठीक उल्टा क्या होगा, इधर होगा ना। अल्टरनेट तो उधर ही होगा। और अपने को इंटीरियर में चाहिए, इंटीरियर मतलब इस वाले रीजन में चाहिए, ठीक है। तो इंटीरियर में ही तो दिख रहा है। एंगल वन का बताओ क्या होगा, एंगल वन का एंगल टू हो जाएगा। देखो ना, पता कैसे चला कि सर ये ट्रांसवर्सल लाइन के किस साइड है, राइट साइड है, और ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड है। क्या अल्टरनेट हो गया? और इंटीरियर इसलिए क्योंकि ये लाइन के अंदर में ये वाला एंगल है, और इस लाइन के भी अंदर में, ये बाहर में नहीं है, इसके बाहर में भी नहीं है, ये तो अंदर में है ना। ये भी इनसाइड में फॉल कर रहा है एंगल पी, और ये भी इनसाइड वाले रीजन में फॉल कर रहा है। इनसाइड वाला रीजन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका इनसाइड दिखा, और यहाँ से यहाँ तक इसका इनसाइड, ठीक है।
तो ये देखो इनसाइड में, बट ये ठीक उल्टा है, अल्टरनेट है। So got it? Alternate interior angles. And do you know another angle is also there? इसका बताओ क्या होगा तब? क्या ये अगर 3 है तो क्या ये 4 होगा? हाँ या ना? एंगल 1 का बताओ कौन सा होगा अल्टरनेट इंटीरियर? एंगल 1 का कौन सा होगा? एंगल। गुड। अच्छा, एंगल 3 का एंगल 4 होगा। यार इतना तक तो आना चाहिए था। नेक्स्ट आता है को इंटीरियर एंगल्स। इसको फिर से लिखते हैं। अब ये फोर्थ नंबर चल रहे हैं। नेक्स्ट आई एम रनिंग फॉर योर को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर मीन्स होता है कंसेक्यूटिव, और इंटीरियर होना चाहिए। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, मतलब ये अगर है तो ये होगा। ठीक है। कंसेक्यूटिव इंटीरियर मतलब को इंटीरियर एंगल्स। पहला कहानी क्या होना चाहिए कि इंटीरियर होना जरूरी है, और को मीन्स कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होना चाहिए। तो इंटीरियर कौन कौन सा है? ये तो पूरा इंटीरियर रीजन ही है ना, क्या? और को मीन्स कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, मतलब ये है तो उसके ठीक बगल वाला, अगर इसको लेंगे तो इसके ठीक बगल वाला ये वाला हो जाएगा। तो बताओ क्या बोल सकते हैं इसको? व्हाट आई कैन से फर्दर हियर? फर्दर आई कैन से कि अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो इस बार पता है, इस बार इक्वल नहीं होता है, बल्कि दोनों का सम 180 होता है। को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो बता देना, ये बगल वाला जो एंगल दिख रहा है, इसका भी तब सम कितना होना चाहिए? अगर ये 3 है ये 4 है, तो एंगल 3 प्लस का एंगल 4 का वैल्यू कितना आएगा? 180 हो 180 जाएगा, हाँ होगा ना। वाई? बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक चलता है। देखना क्या, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, व्हाट हैपेंस बेसिकली? इसका अपोजिट ये दिख रहा है ना, और ये पता है कैसा कैसा अपोजिट है? ये वर्टेक्स के अपोजिट में है ना, एक इधर दूसरा इधर। तो दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस वाले का बताना। इस वाले का ऑब्वियस सा बात है, ये वाला हो जाएगा। होगा ना, अगर ये एंगल 1 है ये एंगल 2 है, दे बोथ आर इक्वल। एंड अगर ये एंगल 3 है एंगल 4 है, तो दे बोथ आर इक्वल। दैट मीन्स इसमें अगर सिंगल मार्क देते हैं तो यहाँ भी सिंगल मार्क। सिंगल मार्क करने का मतलब होता है ये दोनों एंगल्स क्या है? इक्वल है। यहाँ अगर डबल मार्क दिए तो यहाँ भी डबल मार्क देना होगा, ताकि ये पता चले कि ये 3 और 4 इक्वल है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंड एंगल 3 is equal to angle 4, and they're opposite, but they're vertically opposite to each other, so they are called vertically opposite angles. ओके। नेक्स्ट आता है, एक टर्म सुना होगा सब कोई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट डिड आई से? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वैसा दो एंगल्स जिसका सम 90 हो जाए। क्या बोले? इफ सम ऑफ टू एंगल्स मेजर्स 90 डिग्री, then they are called complementary angles. For example, if I write angle A as 60 degree, okay, and I further write angle B as 30 डिग्री, तो दोनों का सम करके देखो तो कितना हो रहा है? एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ रहा है? 60 प्लस 30, इट विल बी 90 डिग्री। 90 आ रहा है ना? 90 90 आ गया तो क्या होगा? ये एंगल ए और एंगल बी का जो पेयर बना वो कैसा बना? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना। ठीक है। उसी तरह से और भी एग्जांपल हो सकता है, अगर एंगल बी का वैल्यू 40 डिग्री है और एंगल सी का वैल्यू 50 डिग्री है, तो दोनों का सम बताओ फिर से क्या आ रहा है? 90 आ रहा है ही नहीं आ रहा है? अरे 40 प्लस 50 90 आ रहा है ना। तो एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट आता है, इसका लक्षण ऐसा दिखता है, देखो अगर दोनों को एक साथ रख दें, ठीक है, तो अगर ये मान लेते हैं 30 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, तो ऑब्वियस सा बात है ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों को मिला के कितना बनना है? दोनों को कंपाइल अप करके कितना बनना है? 90 डिग्री बनाना है। तो 60 प्लस 30 90 तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री एंगल।
ओके, नेक्स्ट इज योर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसा होता है? अगर दो एंगल्स का सम पता है 180 हो जाए, व्हाट डिड आई से? इफ सम ऑफ एनी टू एंगल्स measures 180 degree, then they are called supplementary angles. For example, if I write, if I mention you that angle A का वैल्यू 160 डिग्री है, ठीक है, और एंगल B का वैल्यू 20 डिग्री है, तो आर दे सप्लीमेंट्री और नॉट? टेल मी फास्ट, इतना आंसर फास्ट हो जाना चाहिए था। आर दे कौन सा? सप्लीमेंट्री और नॉट? यस। ऑब्वियस है बात है, दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा, तो सप्लीमेंट्री है। 180 एंगल ए दे रहे हैं 120 डिग्री, अब बताओ एंगल बी कितना होना चाहिए कि ये दोनों सप्लीमेंट्री हो जाए? डिग्री। हाँ, 60 डिग्री होगा ना। अरे तभी तो इसका सम 180 आएगा। इसके बाद दे रहे हैं अगर एंगल सी का वैल्यू 110 है, तो एंगल डी कितना होना चाहिए कि एंगल सी और एंगल डी सप्लीमेंट्री हो जाए? बताओ कितना होना 70। चाहिए? 70 डिग्री 70। सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, इसका इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो दिखा देते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन है ना, दो एंगल्स दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। मतलब अगर एक मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, तो ऑब्वियस सा बात है ये 120 डिग्री होना चाहिए, तभी तो दोनों का सम कितना आएगा? दोनों का सम 180 आ जाएगा। 180 तो आ गया। जनरली जब भी, हाँ जब भी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स को, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर को ज्वाइन करते हैं ना, तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है। देखो ना, अगर मान लो ये 60 है, ठीक है, और अभी हम इसमें 120 ऐड कर देंगे, तो ऑब्वियस सा बात है ये टोटल मिला के कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ऊपर 180 तो नीचे वाला भी बचा हुआ एंगल 180 ही होगा। 180। हाँ, और अगर दोनों एंगल्स का सम 180 आ रहा है, मतलब वो एक पॉइंट है, होगा, क्योंकि एक पॉइंट के ही चारों ओर का सम कितना होता है? होता है। 360 होता है, ठीक है, और तभी तो उसको डिवीजन किए, तो ये 180 और ये भी 180। ओके, इसके बाद एक और टर्म है कि ऐसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। दिस इज सेड टू बी लीनियर पेयर, ठीक है। आशा करते हैं कि थोड़ा थोड़ा तुम लोग का मैथ सबका ठीक होगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखना, आई होप कि बन जाना चाहिए। इफ दिस एंगल इज 6x, ओके, दिस एंगल इज 9x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आ जाएगा? आसान है। बताओ कैसे आसान है, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। हाँ, तो लिख देंगे, इसका मान लेते हैं नाम, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो लिख देंगे एज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 का मेजरमेंट कितना है अपना? 9x है, तो विल राइट हियर 9x। एंगल 2 का 6x है, तो विल राइट 6x। हियर विल बी 180, here will be 15x, here will be 180, required value of x will be 180 डिग्री बाई 15, तो कितने से जा रहा है रे? 3 से 5 टाइम्स में, 3 से ये 6 0, 5 से ये हो गया 12। हाँ, दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू आ गया 12 डिग्री। इतना तो आना चाहिए क्या? ये सब तो बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अब हम यहाँ पर। अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक मिनट, ये स्ट्रेट लाइन को नहीं लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सिंपली एक लाइन है, ठीक है, इसके जस्ट एक ऊपर एक सिंपली एक लाइन है, और कहा जा रहा है कि ये एंगल जितना है उतना ही एंगल ये भी है, तो दोनों का मेजरमेंट निकालो कितना कितना होगा। अगर ये एंगल, हाँ अगर, हाँ 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, तो मान लेते हैं ना कि लेट एंगल 1 विच इज इक्वल टू एंगल 2, मान लेते हैं ये दोनों x के इक्वल है। तो दोनों अगर x के इक्वल है, तो मतलब एंगल 1 भी x है, एंगल 2 भी x है, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 हो जाना चाहिए। तो आई कैन से x plus x must be equal to 180 डिग्री, तो 2x must be equal to 180 डिग्री। x का वैल्यू हो जाएगा कितना, हो जाएगा बताओ? 180 बाई 2, सो इट विल बी बेसिकली 90 डिग्री। अब ये कैसे हो गया बताओ? कैसे हो गया? अरे 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x मीन्स 2 इंटू एक्स, इट इज 180 डिग्री। अब ये देखो ना, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा, तो क्या होगा? डिवाइड होगा ना।
तो इट विल 180/2 विच इज इक्वल टू फाइनली 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल वन का भी उतना ही मेजरमेंट आया, एंगल टू का भी उतना ही मेजरमेंट आया, क्योंकि ये दोनों किसके इक्वल था, एक्स के इक्वल था, और एक्स का वैल्यू ही अभी हम लोग फाइंड आउट किए कितना, 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू एंगल एक्स, और एक्स का मेजरमेंट 90 डिग्री। सो एंगल वन भी 90 और एंगल टू भी 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ये स्ट्रेट लाइन है, एक और स्ट्रेट लाइन है, ओके। इसका मेजरमेंट 30 डिग्री है, तुमको इसका वैल्यू बताना है और इसका भी वैल्यू बताना है, मतलब एक्स भी फाइंड करना है, वाई भी फाइंड करना है। करो तो कितना कितना आ जाएगा, सबसे बनना चाहिए, बिल्कुल ही हलवा लेवल पे चल रहे हैं अभी। आ जाएगा क्या? इसका नाम देते हैं, सपोज दैट ये लाइन पी क्यू है, ये आर एस है। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बताओ? हाँ देखना, कि ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल मिला के 180 होना चाहिए। तो आई कैन फर्दर राइट हियर एक्स प्लस 30 मस्ट इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस का 30 इट इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब एक चीज और बता सकते हैं हम लोग कि जितना 30 डिग्री होगा उतना ही वाई होगा, बताओ क्यों? कौन सा एंगल है बताओ तो, कोई बता सकता है क्या कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वाई का वैल्यू तो डायरेक्ट दिख रहा है मेरे को, कितना होगा, 30 डिग्री। हो जाएगा ना? तो इसके बाद और भी यस क्वेश्चन सर। है। हाँ ये तो हो ही जाएगा। एक क्वेश्चन देते हैं, इसको निकालना। देखना ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, दिस इज लाइन एल, दिस इज लाइन एम, ओके। और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, फिर इट इज ट्रांसवर्सल लाइन टी। तुमको इसका मेजरमेंट दिया हुआ है, ये एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। सारे एंगल्स का मेजरमेंट निकालना है। ये एंगल पी है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर आर है, here it is S, here it is T, here it is U, here it is B। सबका वैल्यू बताओ तो, और जिससे जिससे आ जाएगा वो बताते जाना हमको, फटाफट बोलते जाओ आंसर। कितना देर लग रहा है? सर एंगल पी 120 डिग्री। हाँ वेरी गुड। बाकी सब सो रहा है क्या रे? बाकी सबसे नहीं बन पा रहा है? Sir, एंगल angle Q is equal to 60 degree and R is equal to 120. वाह वेरी नाइस, और फिर अमेजिंग। एंगल यू भी 60, एंगल हाँ टी, एंगल टी 120, यस, एंगल वी भी 120 वर्टिकली ऑपोजिट। हाँ Sir, वेरी angle नाइस, S is equal to 60 degree. वाह वेरी नाइस। हाँ और देखते फिर जाना कैसे कैसे, हाँ हाँ। और तो सारा एंगल्स आ ही गया, देखना कैसे होगा। ये 60 है ना, ये भी 60 होगा, दोनों एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, होगा। तो क्यू का वैल्यू कितना दिख रहा है मेरे को, क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एक चीज और सोचो कि पी और क्यू, ये जो पी है और ये जो 60 है, दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 ना। हाँ तो बोल सकते हैं क्या कि पी प्लस 60 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, इट विल बी 120 डिग्री, होगा ना। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120। अब जब पी का वैल्यू 120 आ गया है, तो ये तो इस वर्टेक्स के अपोजिट है ना, इस वर्टेक्स के अपोजिट एंगल आर है, एंगल आर का वैल्यू तब क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। कैसा एंगल से, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से होगा। तो 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, एस के। तो इसका मतलब एस का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, होगा। सृष्टि समझ में आ रहा है? सृष्टि, हाँ, हाँ। अब बताओ तो क्यू का वैल्यू कितना होगा, तुम्ही को बताना है। क्यू का वैल्यू 60। हाँ हाँ, क्योंकि इस वर्टेक्स के ये अपोजिट में 60 है, तो इसके अपोजिट यहाँ पर है, तभी तो दोनों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट है। ये 60 तो ये भी 60, तो क्यू 60, का वैल्यू कितना आ गया, हाँ 60 60। डिग्री आ गया। अच्छा, क्यू जैसा दिख रहा है वैसा ही यू भी तो दिख रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हाँ, क्या। हाँ तो क्यू यू का भी वैल्यू 60 जितना, होगा। हाँ क्यू भी जितना होगा उतना ही यू भी होगा, इसका मतलब यू का वैल्यू भी हो जाएगा 60। बहुत तरीके से बना सकते हैं,
अच्छा, u प्लस बी का वैल्यू बताओ कितना भाई, क्या ये 180 होगा या नहीं होगा? 180, हाँ। हाँ, तो u प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 u का डिग्री। वैल्यू आ चुका है 60, तो 60 प्लस बी इज इक्वल टू 180। तो b का वैल्यू कैसे निकल जाएगा बताओ? b का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस का 60 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। 120 दूसरा डिग्री। तरीके से भी बता सकते थे कि देखो ना कि ये r कितना है, 120 है ना, वैसा ही b भी तो है। नहीं समझा? हाँ ये हाँ r हाँ। r को देखो ना, ये r और ये भी राइट साइड नीचे है, राइट साइड और नीचे है। देखो ना, ये ये नीचे है और ये भी नीचे है। ये 120 तो ये भी 120 120। होगा। आ जाएगा ना। अब ये 120 तो ये टी भी कितना होगा, 120 होगा। दोनों एक दूसरे के 120 वर्टेक्स होगा। के अपोजिट है। टी का अपोजिट वैल्यू है। भी कितना हो जाएगा? हाँ, टी का वैल्यू भी हो जाएगा, हाँ, 120 120। डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? वर्टिकली वन अपोजिट। अपोजिट एंगल्स। हो जाएगा ना। हाँ। नेक्स्ट चलते हैं। ये सब तो समझ में आ गया, अल्टरनेट एंगल्स क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स समझ में आ गया क्या? एंगल फाइंड करने देगा तो निकाल सकते हो, आया ना। प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी 3 आई हैव जस्टिफाइड। अच्छा, एक चीज कंफर्म रहना है, अगर दो पैरेलल लाइंस है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स ही रहेगा। अरे पैरेलल है इसका मतलब कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नहीं इंटरसेक्ट करेगा इसका मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो सेम ही ना होगा। अरे देखो ना, हाँ दो लाइंस है, एक लाइन ये, दूसरा लाइन ये, ठीक है, और दोनों पैरेलल है। और हम यहाँ पे बीच में क्या करते हैं, एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको उठा करके हम इधर लेके जाए, इधर लेके जाए, इधर लेके जाए, कहीं पर भी चेंज हो रहा है क्या? देखो ना, ये रेल का पटरी, चलो इसी पे घुमा रहे हैं, कहीं चेंज हो रहा है थोड़ा सा भी? नहीं। नहीं हो रहा है। इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह क्या है, सेम है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे छोड़ दें, या फिर यहाँ पे ले जाके छोड़ दें, या फिर इधर ले जाके छोड़ दें, या फिर इधर ले जाके छोड़ दें, सेम है ना। इसलिए यस परपेंडिकुलर सर। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? हाँ, सेम रहेगा। नेक्स्ट आता है देखना, नेक्स्ट आता है, ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। निकलेगा क्या? ये 125 डिग्री है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, बताओ तो कैसे निकलेगा? हम बोल रहे हैं देखना, ये राइट साइड और ऊपर है, देखो ना, ट्रांसवर्सल लाइन की राइट साइड है और इस लाइन के ऊपर है, यहाँ पर ना बना है। तो ठीक वैसा ही हूबहू यहाँ पर भी तो है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अरे ये भी इधर लाइन के, देखो इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर भी तो ये लाइन के ऊपर है, ट्रांसवर्सल की राइट साइड है, ये भी ट्रांसवर्सल की राइट साइड है, होगा। ये 125 तो ये भी 125 डिग्री हो जाएगा। अब ये और ये देखो, दोनों एक दूसरे क्या है, वर्टेक्स के अपोजिट है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 125 डिग्री। वाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वाई कैसे आएगा बताओ तो? वाई कैसे आएगा? क्या एक्स और वाई मिला के 180 होगा? होगा ना। एक्स प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ या ना, बताना। 180 सर। हाँ होगा ना। हाँ, एक्स प्लस वाई इज 180 डिग्री। तो अपने को चाहिए वाई ना, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 माइनस एक्स, और एक्स का वैल्यू तभी निकाले थे 125। तो इट विल 180 डिग्री माइनस 125, सो इट विल बी 25। कितना रह रहे? हाँ 55 ना, 55 में यस आएगा। सर। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ पर एक्स फाइंड करना है, बताओ कैसे निकलेगा? अच्छा, ये 40 तो ये भी 40 होगा। अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। यस सर। हाँ, ये 40 तो ये भी 40, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब राइट साइड और ऊपर, देखो ना, राइट साइड और लाइन के ऊपर यहाँ पर बन रहा है, ये भी तो वहीं पे बन रहा है ना, एकदम हूबहू सेम टू सेम है। तो ये 40 तो ये भी 40 आ गया। वाई? बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पर एक्स का वैल्यू फाइंड करना, बताओ कैसे निकलेगा? ये देखो, ये लाइन है, पैरेलल्स है, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइंस है। ये ट्रांसवर्सल लाइन, इसको आगे भी बढ़ा दो, इसको भी यहाँ बढ़ा दो, क्या लगता है तुमको ये टी की तरह वर्क कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन टी? तो बताना ये एंगल और ये एंगल कैसा कहलाता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बताए ना कि लाइंस पैरेलल हो, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन टी कट कर रहा हो, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? अल्टरनेट होगा और साथ में इंटीरियर होगा। इंटीरियर इसलिए क्योंकि ये अंदर में फॉल कर रहा है ना, दिखा?
बाहर वाला रीजन कौन है बताओ? बाहर वाला रीजन ये सब है, ये सब बाहर है, लाइन के बाहर है। और ये वाला तो लाइन के अंदर है ना। ये वाला जो दिख रहा है तुमको, ये तो लाइन के अंदर है ना। क्या? तो अब हमको बताओ, ये दोनों कैसा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर 60 है, मतलब इसका वैल्यू 60 है, तो ये पूरा मिला के 60 होना चाहिए ना। क्या रिशु होगा? पूरा मिला के 60 होना चाहिए। अब 60 में से इतना सा दिया हुआ है 15, देखो ना, ये इतना सा 15 दिया हुआ है, दिख रहा है? इतना सा का वैल्यू 15 दिया है ना। तो बचा हुआ एंगल कितना होगा बताओ? यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? इस टोटल 60 में से 15 को घटा दो, इट विल बी 16 माइनस 50, कितना आ जाएगा रे बताओ? 45 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ये समझ में आया या नहीं आया? ऐसे देखो ना, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है, एक और स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ये पूरा एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ से एक लाइन खींचा गया है, ये एंगल 15 है। तो हमको ये बताओ कि ये एंगल और ये एंगल क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो जितना ये 60 उतना ये भी होगा 60। लेकिन ये तो पूरा ना 60 होगा मिला के, जिसमें से इतना सा 15 है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? 15 में कितना ऐड कर दें जो कि पूरा 60 बन जाए? तो 45। अब ये कितना ऐड करेंगे तो कैसे पता चलेगा? इस टोटल 60 में से इतना सा को हटा दो, हटा दो। तो 60 माइनस 15 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री। बन जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में भी आता है। ये 2x+30 है, ये 3x+40 है। अभी हम बताए थे, बताओ क्या बताए थे, कि दो लाइंस अगर पैरेलल हो, क्या बोले थे? दो लाइंस अगर क्या हो, पैरेलल हो, और पैरेलल होने के बाद क्या होना चाहिए? कि दो लाइंस अगर पैरेलल हो और ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रहा हो, तो ये कौन सा एंगल कहलाता है? पहला तो बात इंटीरियर है, लेकिन कौन सा एंगल ये? क्या ये लगातार है ना? अरे एक के बाद दूसरा है। देखो ना, ये पहला, उसके ठीक बगल में ये, इसको लेंगे तो इसके ठीक बगल में ये, तो को इंटीरियर एंगल्स दिखा। और दोनों का सम कितना होना चाहिए तब? वो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब हमको बताओ कि इसका और इसका मेजरमेंट का सम कितना होना चाहिए? 180 होगा। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? दिस एंगल प्लस दिस एंगल मस्ट बी 180 डिग्री, होगा ना। एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं यहाँ से, Yes, sir. होगा। अब यहाँ से उठाते हैं और इसको यहाँ पे ला के रखते हैं। यही था ना तुम्हारा क्वेश्चन? तो बताओ क्या कर देंगे? क्या इसका और इसका मेजरमेंट का सम 180 होना चाहिए? तो इसका मेजरमेंट कितना है? इस वाले का मेजरमेंट कितना है? 2x+30। तो लिखते हैं यहाँ पर 2x+30 डिग्री, साथ में प्लस ये वाले का कितना है? 3x+40 डिग्री। दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, क्योंकि ब्रैकेट में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो फाइनली बताओ कितना आएगा? क्या ये लाइक टर्म दिख रहा है तुमको? कौन सा? ये 2x और 3x लाइक टर्म दिख रहा है ना। तो 2x और 3x मिलके कितना आ जाएगा? 5x। ये 30 और 40 मिला के कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, इट विल बी 110 डिग्री, होगा। तो 5x का वैल्यू आ गया 110 डिग्री। तो 5x में 5 × x, इसका वैल्यू आ गया 110 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 110 डिग्री बाय 5। तो ये कितने बार में जा रहा है रे? 22 बार में। दिस इंप्लाइज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 22 डिग्री। आया समझ में? x ही फाइंड आउट करना था। आ रहा है समझ में? देख लो एक बार। क्यों? आ रहा है समझ में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर बताओ कैसा आएगा।
क्या ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना? तो 2x + 60 उतना ही होगा जितना कि 4x + 10 होगा। तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि बोथ ऑफ देम आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब एक जैसा है, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब एक जैसा। तो इसको भी उठाते हैं यहाँ से। आ जाओ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को उठा के यहाँ पे रखते हैं लाके। ये रहा, छोटू होके जाओ, हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका और इसका इसका और इस वाले का सम कितना होना चाहिए? सेम, सॉरी सम नहीं, इस दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो आई कैन राइट हियर 2x + 60 का वैल्यू सेम होना चाहिए 4x + 10 डिग्री के। तो आई कैन फर्दर से 4x - 2x मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पर तो 60 डिग्री, ये प्लस वाला उधर उठ के जाएगा तो माइनस बन जाएगा। तो हियर विल बी 50 डिग्री, हियर विल बी 2x डिग्री, सॉरी 2x। तो 50 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू चाहिए तो 50 डिग्री/2 कर देंगे, इट विल बी 25। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 25 डिग्री। हो जाएगा ना? बनेगा या नहीं बनेगा बोलो? हवा तो नहीं पी रहा है कोई ना? इसका मेजरमेंट उतना ही ना होगा जितना कि इसका होगा। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज दे बोथ आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन है, देखो तो बनेगा क्या सबसे। यहाँ पर एक्स फाइंड करना है, यहाँ पर दिख रहा होगा एक्स, और वाई भी फाइंड करना है, जेड भी फाइंड करना है। बताओ कैसे करेंगे? सोचो कैसे बनेगा। कैसे बनेगा रे बच्चा सब? हवा तो नहीं पी लिया? ध्यान से सोचो कि ये लाइन पैरेलल लाइंस है क्या? तो ये कैसा एंगल है? को इंटीरियर एंगल्स। दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो लिख देंगे x + 45 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो x का वैल्यू कैसे आएगा? 180 डिग्री माइनस का 45 कर देंगे। सो यू विल गेट हियर हाउ मच? हाँ 125 डिग्री, 125 बोला? 125 होगा या 135 होगा? सोचो सोचो सोचो। 135 डिग्री होगा ना? 135। हाँ हाँ। y कैसे आएगा बताओ तो? y कैसे आएगा? किसी के पास दिमाग है तो बताओ। y निकालने के लिए पहले z निकालना होगा। अब z कैसे आएगा? क्या हमको बताओ, ये पूरा सम कितना होगा? पूरा का मेजरमेंट 180 होगा। हाँ तो हम लोग बोल सकते हैं ये पूरा का सम कितना है, 180 आ रहा है। इसका मतलब बोल सकते हैं 30 डिग्री प्लस जेड मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो जेड का वैल्यू कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, इट विल बी 150 डिग्री। अब जेड का मेजरमेंट आ गया 150, जेड का मेजरमेंट आ गया 150। तो अब हमको बताओ कि क्या ये जेड और वाई कैसा एंगल है? अरे कैसा एंगल है? ऐसा दिख रहा है क्या? ये दोनों कैसा कहलाता है? कोई नाम बताओ हमको जल्दी से, तभी बढ़ेंगे आगे। ये कौन सा एंगल कहलाता है ये दोनों? एक तो इंटीरियर में और लगातार है, तो कौन सा एंगल है? कौन सा एंगल है बोलो मेरे ये महान मूर्ख सब, यहाँ भी लिखा हुआ है, खाना सबको दिखाई नहीं पड़ता है। वो इंटीरियर एंगल। हाँ को इंटीरियर एंगल्स। तो बताओ को इंटीरियर एंगल्स हो जाने के बाद क्या होगा? आई कैन फर्दर से हियर दैट वाई प्लस जेड मस्ट be इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आया? 150 आया। तो ये रहा 150 डिग्री, दिस मस्ट be इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई का वैल्यू ये प्लस उठ के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 150 हो जाएगा, इट विल बी 30 डिग्री। सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ वाई इज कितना? 30 डिग्री। आ जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन?
वाई भी आ गया और जेड भी आ गया और एक्स भी आ गया। ये पीडीएफ होगा तो भेज देंगे। आज एग्जाम्पल 6 तक की है, बहुत ही अच्छा बुक है। बाकी ये तुम लोग क्या करना है, ये जो दिख रहा है ना एक्सरसाइज 3, इसको ट्राई करना बनाने का, पीडीएफ सबको भेज देंगे। अगर ये सारा क्वेश्चन बन जाता है तो ज्योमेट्री बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ओके अभी सर। हाँ, हाँ, ओके। ओके, मीट यू नेक्स्ट डे, अगले दिन करते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। इसे